वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात करेंगे हम खूबसूरती पर। तो खूबसूरती जो है वो सिर्फ जो है ज़ाहिरी नहीं बल्कि एतमाद की भी अलामत होती है। जब तक आप में वो एतमाद नहीं होगा खूबसूरती नहीं आएगी, और जब तक खूबसूरती नहीं होगी तो एतमाद नहीं होगा। ये दोनों जो है वो एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। और बाकी अगर हम बात करें मेकअप की, तो मेकअप खूबसूरती जो है वो मेकअप की भी मोहताज है, लेकिन जो है आजकल एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया गया है एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स का, और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की भी अब खूबसूरती मोहताज होने लगी है। और एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये इससे पहले हम सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते थे, स्किन ट्रीटमेंट्स करवाते थे या सैलून्स जाते थे मेकअप के लिए, लेकिन अब जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट नया एक ट्रेंड मुतारिफ करवा दिया गया है उसकी वजह से एक नया शोबा आ गया है और अब वो नए डॉक्टर्स उसमें आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और एस्थेटिक की अगर बात करें तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो है वो बड़े इस वक्त मार्केट के अंदर इन है, लेकिन ख़बरदार आपने ये रहना है कि जो आप ट्रीटमेंट्स जाकर क्लिनिक्स पे करवा रहे हैं तो क्या वो उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, स्टरलाइज्ड होती हैं चीज़ें या नहीं होती, या आपका ब्लड जो लिया जाता है उस ब्लड को फिर मशीन में रख के फिर उसमें से प्लाज्मा को और चीज़ों को अलग किया जाता है, फिर वो इंजेक्ट किया जाता है। तो इंजेक्ट करने वाले जितने भी मामला होते हैं, कुछ केसेस भी ऐसे सामने आते हैं जिसके अंदर चीज़ें सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती हैं। तो सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट या डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक्स के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं के पास जाएं। लेकिन जब नाम आता है एस्थेटिक का और खूबसूरती का, तो हमारे पास जो पैनलिस्ट होती हैं हमेशा से डे फर्स्ट से, जब से ये मॉर्निंग शो का आगाज़ हुआ है तब से हमारा इनका रिश्ता बना हुआ है और बड़े अच्छे से ये हमें गाइड करती हैं। तो आज ये जो खूबसूरती आप चेहरे पर देख रहे हैं ये ज़्यादातर मेकअप का कमाल नहीं है, ये इनका कमाल है कि ये हमें टिप्स देती हैं, हमें बताती हैं कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, फिलहाल कौन से ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है, और फिर हम उसको फॉलो भी करते हैं। कहीं ना कहीं भूल चूक हो जाती है तो फिर डांट डपट भी होती है, डांट भी पड़ती है, देखो आपने कहा तो ये ऐसा हो गया। अब ईद का मौका है, बकरीद का मौका है, तो हम सबसे पहले इनके पास भागते हैं, इनके क्लिनिक्स पे भागते हैं। ऐसा कैसे है बिलाल के जितने भी एस्थेटिक्स के डॉक्टर्स होती हैं वो सारी बड़ी प्रिटी होती हैं। यही तो कमाल है। देखिए जब खुद खूबसूरत होती हैं अपने ऊपर जो दूसरों को मशवरा दे रही हैं, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कौन से ट्रीटमेंट्स कराने हैं, वो पहले खुद पर भी अप्लाई करते हैं। देखिए एक रोल मॉडल होता है अफशीन, जब तक आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक लोग आपकी बात को कैसे सुनेंगे। तो हमारे पास हमारी बड़ी प्यारी सी बड़ी खूबसूरत सी गेस्ट हैं और बोलने का अंदाज उनका बड़ा प्यारा है और सेंस ऑफ ड्रेसिंग हम हमेशा तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छा है। वो आज मौजूद है एक बार फिर डॉक्टर साइमा यासिर। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। एज यूजुअल आज माशाल्लाह फिर एक दफा प्यारी लग रही है बहुत। हाँ आई नो, थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर है, नहीं, बहुत समटाइम दिल कर रहा होता है क्योंकि आज बाहर मौसम भी बहुत प्यारा है। मौसम है, मौसम भी बड़ा अच्छा। तो यहाँ से फिर जाएंगी आप घूमने वगैरह? मे बी। चलें, वेरी गुड माशाल्लाह। और सब ये बताएं कैसे जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बिजी गुजर रही है। क्लिनिक भी शिफ्ट किया है माशाल्लाह। क्लिनिक भी शिफ्ट किया है बिल्कुल। अभी रिसेंटली मेन यूनिवर्सिटी रोड पे हम आ गए, ऑपोजिट वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी फेडरल उर्दू साइंस कॉलेज, एंड विद द सेम नेम रिन्यू प्लस पीके। हाँ, और अब बट हम बिगर और बेटर वर्जन के साथ अब हमने लॉन्च किया है। तो टाइमिंग्स वगैरह कुछ बढ़ाई है, ईद का मौका है? टाइमिंग अभी हमने 3 till 8 रखे हैं, 8 PM, एंड ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन कंसल्टेशंस, एंड साथ साथ वेलनेस यानी वेट लॉस के लिए भी कंसल्टेशंस चल रही हैं, साइकेट्रिक कंसल्टेशंस एज वेल। साइकेट्रिक कंसल्टेशन भी, तो दिस इज अनदर डिपार्टमेंट बिकॉज स्किन का बहुत बड़ा बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है विद योर स्ट्रेस एंड विद योर एंजाइटी एंड विद योर साइकोलॉजिकल स्टेट। अच्छा, तो जो एक्नी होता है वो उसका भी ताल्लुक है? Yes. अच्छा, स्ट्रेस एक्नी। अब आई डोंट नो, मेरे चेहरे पे अगर एक्नी है तो वो हार्मोनल इशू है या फिर वो स्ट्रेस इशू है या वो मेकअप का भी आमतौर पे एक्सटर्नल है या इंटरनल है, ये मुझे खुद भी नहीं अभी तक समझ आ रहा। डेफिनेटली वो तो हम जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसके बाद हम बेसिकली एनालाइज करके हम एक इवैल्यूएशन पे पहुंचते हैं कि इज इट बिकॉज ऑफ डायरेक्टली विद योर स्ट्रेस और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। अच्छा, ये जो हार्मोनल इशू होता है, इज इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और इज इट बिकॉज ऑफ सम एज फैक्टर और अदर इशूज? देखिए बोथ वे चलता है सिस्टम। मोस्टली ऐसा भी होता है कि क्योंकि आजकल इतनी लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है कि उस स्ट्रेस की वजह से जितने हमारे हार्मोन जो ब्रेन से रिलीज हो रहे हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं। द मोमेंट ब्रेन से हार्मोन रिलीज होना डिस्टर्ब होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी के बाकी हार्मोन्स हैं, अच्छा, उनको ब्रेन के हार्मोन कनेक्टेड होते हैं आपके गट, आपके जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उससे, तो वो दोनों फैक्टर्स मिलकर आपके वो
चीज स्किन पे भी असरअंदाज चले भाई, होती है। फ्री कंसल्टेंसी तो अफशीन की यहीं पर ही हो गई है, आधे से ज्यादा मसले हल हो गए, लेकिन अफशीन भी विजिट कर सकती हैं क्लिनिक। बहरहाल डॉक्टर साहिबा जब यहाँ पर आती हैं तो हम बड़े सारे जो आपके क्वेश्चंस होते हैं सोशल मीडिया पे भी आपको बड़ा पसंद करती हैं, हमारे जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं, बड़ा इसरार करते हैं कि डॉक्टर साहिबा को बुलाएं, डॉक्टर साहिबा को बुलाएं, ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है। तो भाई बकरा ईद है, जानवरों के साथ घूमने फिरने का माहौल है, मंडी भी जा रहे हैं, धूल मट्टी भी हो रही है, स्किन भी धूप में जो है वो थोड़ी सी टैन हो रही है। जरा लड़कों का भी खास सवाल है और लड़कियों के भी, भाई अब पहला कोई ऐसा बेसिक ट्रीटमेंट बता दें जिससे टैनिंग को रोक सकें, या कोई ऐसा ट्रीटमेंट बता दें जिससे टैनिंग थोड़ी सी रुक जाए। अच्छा, टैनिंग देखिए रोक तो नहीं इसलिए पाते बेचारे बॉयज, क्योंकि वो तो मंडी जाना, सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा, और अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से धूप बहुत ज्यादा थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, जिसकी वजह से सन ब्लॉक अगर कोई रेगुलर यूजर है तब भी वो टैनिंग पे जा रहा होता है। तो उनको तो मैं यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप आए एक अच्छा सा हाइड्रा फेशियल ले लें। उससे ये होता है स्किन की डेड स्किन की लेयर्स उतरती हैं, थोड़ी सी रीसर्फेसिंग होने से स्किन पे फ्रेश लुक आ जाती है और सन टैनिंग भी खत्म होती है। प्लस क्योंकि ईद के फौरन बाद शादियां आ रही हैं तो आमतौर पे फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है। ये वाली ईद ऐसी होती है कि जिसमें उनका मेजर टाइम किचन में गुजरना होता है, विद मीट एंड विद कुकिंग एवरीथिंग। तो उनको भी यही मैंने सजेस्ट किया अपने जितने भी आ रही होती हैं कि आप इनिशियली एक बेसिक हाइड्रा फेशियल ले लें ताकि आपकी स्किन क्लीन हो जाए, अपनी स्किन का थ्रू आउट ईद ख्याल रखें और ईद के बाद आके एडवांस ट्रीटमेंट ले लें। अच्छा, ये बताइए कि एस्थेटिक्स के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी हो गई है और बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स भी बहुत खुलना शुरू हो गए हैं। अब लोग यही है कि खूबसूरती तो ऐसी चीज़ है कि हर कोई चाहता है कि खूबसूरत से खूबसूरत नजर आए। तो एस्थेटिक्स में मेडिसिन का क्या किरदार है, और सिर्फ एस्थेटिक्स इज इट अबाउट ओनली एक्सटर्नल ट्रीटमेंट या उसकी मेडिसिन भी आप लोग रेकमेंड करते हैं? देखिए, कभी भी हम आउटर ब्यूटी को देखते हैं ना तो हमारी इनर ऑर्गन्स हेल्थ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेटली हमारी इंटरनल कंडीशन अगर अच्छी होगी तो वो दैट विल रिफ्लेक्ट ऑन आवर स्किन एज वेल। अगर किसी की किडनी का इशू होता है तो उनको डार्क सर्कल से इशूज बहुत आ जाते हैं, लिवर का इशू होता है तो पिगमेंटेशन बहुत आ रही होती है, फीमेल्स में हार्मोन्स का इशू होता है तो एक्नी के इशू डेवलप हो रहे होते हैं, अनवांटेड हेयर्स के इशूज आ रहे होते हैं, मेंटल स्ट्रेस है तब आपकी जो है वो स्किन डल एंड डैमेज लगने लगती है। अगर किसी को शुगर का मसला है, डायबिटीज है, तो उसकी जो नेक पे टैनिंग आने लगती है, स्किन वॉट्स या स्किन टैग्स आने लगते हैं बहुत ज्यादा बॉडी पे, तो इंटरनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट आप मतलब एस्थेटिक की डॉक्टर भी हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और जर्नल फिजिशियन भी हैं, मतलब आपको और साइकियाट्रिस्ट भी हैं। बिल्कुल, मतलब इतनी सारी चीजें आपकी क्या क्या मेजर्स है, मतलब क्या क्या किया है आपने जिसकी वजह से स्किन डॉक्टर को इतनी सारी ट्रीटमेंट्स का पता होना चाहिए कि भाई इंटरनल हेल्थ भी जरूरी है और एक्सटर्नल स्किन ट्रीटमेंट? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि मैं पर्सनली खुद सारी ट्रीटमेंट्स नहीं करती हूँ, हमारे साथ टीम एसोसिएटेड है, टीम एसोसिएटेड है जो डिफरेंट सेक्टर्स को लुक आफ्टर करती हैं। जैसे हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हैं जो डाइट की कंसल्टेशंस दे रहे होते हैं, आपको डाइट के हवाले से आपको वेलनेस प्रोग्राम पे लेके चल रहे होते हैं। एज एन एस्थेटिक फिजिशियन मैं ये चीज़ देख रही होती हूँ कि इन्वेजिव या नॉन इन्वेजिव फैट मेल्टिंग टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, बट मुझे सपोर्ट करने के लिए उनकी हेल्प की ज़रूरत रहती है। इसी तरह साइकेट्रिस्ट हमारे पैनल पे हैं जो हमारे साथ साइकेट्री की कंसल्टेशन देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट अ टीम वर्क, आई एम नॉट अलोन। और क्या जर्नल फिजिशियन भी होता है? एज एन MBBS डॉक्टर आई एम सबसे पहले तो मैं जनरल फिजिशियन कहलाती हूँ, उसके बाद जो मेरी एड ऑन डिग्रीज हैं वो उसके बाद आ जाती है। तो मतलब आप एक पेशेंट को देखकर उसकी सारी ट्रीटमेंट रेकमेंड उसको कर सकती हैं कि भाई आपके ये इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बिल्कुल स्किन पर, और अगर सिर्फ वो एक जर्नल एडवाइस लेने आए आपके पास तो आप उनको ट्रीटमेंट भी रेकमेंड करें। अच्छा, मैं अभी एक एस्थेटिक जाना हुआ क्लिनिक, तो वहाँ पर हम जाकर बैठे तो उन्होंने हमें कुछ चीज़ें बताना शुरू की। तो ऐसा आपको तो पता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे नॉलेज है, मैंने उनसे PRP और PRGF और PRF के बारे में पूछा। आई स्टिल डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट ट्रीटमेंट। उन्होंने कहा कि अब एक और नई चीज़ आ गई है, आई गेस प्लाज्मा था या क्या था, एक्सो कुछ करके कुछ था वो, इसके बारे में बताएं, ये क्या नई कोई थेरेपी आई है? व्हाट इज ऑल अबाउट? अभी जो लेटेस्ट एक ट्रीटमेंट आई है जो हेयर एंड स्किन में बहुत रेवोल्यूशनरी कंसिडर की जा रही है, दैट इज एक्सोसोम्स, जो प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। दे कैन बी टेकन फ्रॉम ह्यूमन प्लेसेंटा, दे कैन बी टेकन फ्रॉम एनिमल प्लेसेंटा और इवन फ्रॉम द प्लांट प्लेसेंटा, दो प्लांट का जो पॉलिनेशन के लिए ऑर्गन यूज हो रहे होते हैं।
सो उनमें से ये ग्रोथ फैक्टर्स डिराइव करते हैं, इनको हाइपो एलर्जिक बनाते हैं ताकि किसी की बॉडी में भी जाने के बाद रिएक्शन ना हो, और फिर उनको इंजेक्ट किया जाता है। ये 5 बिलियन से लेके 40 बिलियन एंड अभी लेटेस्ट 50 बिलियन तक अवेलेबल हैं, जो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन हम रेकमेंड कर रहे होते हैं। इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बट रेवोल्यूशनरी, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं एंड बहुत सारे लोगों की ऐसी कंडीशन जो बाकी ट्रीटमेंट से रिवर्स नहीं हो रही होती वो इससे रिवर्स हो जाती हैं। इससे एजिंग को भी एजिंग के इफेक्ट हो सकता है? यस, दिस इज एंटी एजिंग फॉर स्किन। इसमें जो हेयर के लिए अवेलेबल हैं वो इवन आपको ट्रांसप्लांट से बचा देते हैं। सीरियसली? हाँ, तो बिल्कुल। गंजा सर बाल्ड है बिल्कुल, उसके बाल वापस आना शुरू हो सकते हैं? वापस नहीं, बट इट्स डिपेंड कि अगर आपके फॉलिकल्स हैं बट बाल थिनिंग शुरू हो गई है तो आप ट्रांसप्लांट पे लैंड करने के बजाय एक्सोसोम्स के ही ट्रीटमेंट लेने से अपने नेचुरल बालों को रिकवर कर सकते हैं। Very good. और कितना स्किन भी costly क्या होता है? बेबी लाइक हो जाती है क्योंकि एक्सोसोम प्लासेंटा से लिया हुआ है। बिल्कुल डॉक्टर साहब बिल्कुल। कितना कॉस्टली है वैसे ये? अच्छा, डिपेंड करता है इसके, अगर आप बिल्कुल 5 बिलियन पे जाते हैं एंड ये भी देखना पड़ता है कि किस कंट्री के आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी रेंज अगर मैं बताऊं तो 50,000 से लेके 250,000 तक पर सिटिंग की बात yes, कर रही हैं आप? yes. अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक मिथ है कि बोटॉक्स जिन लोगों ने भी करवाया अपनी स्किन पर तो लेटर ऑन ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो दे बिकम वियर्ड ना, उनके अजीब से फेस पे अजीब से चेहरा हो जाता है, शक्ल खूबसूरत के बजाय बदसूरत हो जाती है। तो क्या बोटॉक्स से कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? नहीं, बिल्कुल ये मिथ है कि बोटॉक्स के बाद यूज करने से, रेगुलर यूजर होने से आपका चेहरा बहुत अजीब सा हो जाएगा, बिकॉज बोटॉक्स इज बोटुलिनम टॉक्सिन। ये जस्ट उसी तरह है जैसे हम किसी वैक्सीन को बिल्कुल डेड करके हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं ताकि वो आपकी बॉडी के इम्यूनिटी को बना सके, इसी तरह बोटॉक्स को जब हम इंजेक्ट करते हैं तो आपके उस मसल को पैरालाइज कर देता है ठीक है। for certain period of time, say, 6 be it months, 6 8 months or just 8 after months that maximum. period of time do we need another session or is it necessary to take another session? क्या उसके बाद कुछ स्किन बहुत ज्यादा लूज हो जाती है कि हमें लेना पड़ता है या फिर वो दोबारा बैक टू नॉर्मल होती है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एक दफा बोटॉक्स ले लिया तो आपको बाय हुक और बाय क्रूक हर दफा लेना पड़ेगा। इट्स लाइक कि अगर आपको नीड लग रही है, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि बोटॉक्स खत्म हो जाएगा फिर मैं कैसी लगूंगी। तो मैं कहती हूँ इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप किसी दिन सो के उठेंगे और आपको लगेगा सब कुछ वापस गिर गया है। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपके रिजल्ट्स वापस रिवर्स हो रहे होते हैं। सो जिस टाइम पे भी आपको लगे कि अब मेरी स्किन ऐसी हो रही है कि मुझसे टॉलरेट नहीं हो रहा और मेरे एक्सप्रेशन लाइंस बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो जस्ट गो एंड टेक द बोटॉक्स। अच्छा, अक्सर ये भी होता है डॉक्टर साहब कि जब आप बोटॉक्स कराते हैं आपकी फाइन लाइंस खत्म करने के लिए तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, मसल स्ट्रेच हो जाता है, जैसे आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया कि मसल पैरालाइज हो जाता है। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता उसका इफेक्ट ख़त्म हो रहा होता है, हार्डली लास्ट लाइक 6 months 8 months, तो आपको दोबारा जब उसकी तरफ जाना पड़ता है, कभी कभार ऐसा भी होता है क्या कि वो मसल स्ट्रेच होते होते अपनी एक जगह बना लेता है, तो जब उसका इफेक्ट ख़त्म हो रहा होता है तो इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते हैं क्योंकि वो मसल एक अरसे से खिंचा उसकी फाइन लाइंस वैसे ही कम हो जाती है? बिल्कुल, देखें डेफिनेटली वो लोग जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, जिनको मैं कहती हूँ कि जब वो एक्सप्रेशन देते हैं और उनकी लाइंस आती हैं और जब वो एक्सप्रेशन नहीं देते तो कोई लाइंस नहीं होती, उनके लिए बोटॉक्स बहुत अच्छा काम करता है। वो इसलिए क्योंकि फॉर 6 months जब वो आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा और आपको वो एक्सप्रेशन ले रहे हैं तब भी वो नहीं आ रहे, उसके बाद थोड़ी सी आपकी हैबिट भी ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, वो जो अगर गर्दन पे लाइंस आ जाती हैं उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट कहते हैं? नेफरटिटी लिफ्ट। अच्छा, और अगर वो लाइंस जैसे उसको आप ट्रीट करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जब वो ट्रीटमेंट आपका ख़त्म होने लगता है, उसके इफेक्ट्स ख़त्म होने लगते हैं, तो क्या वो मज़ीद बेहतर होने के बजाय और ज़्यादा वो लाइंस विजिबल हो जाएंगी या बैक टू नॉर्मल होंगे? देंगे बहुत सारे मिथ हैं असल में। देखिए वेरी फ्रैंकली आप डिपेंड करता है आप कौन सी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर तो आप बोटॉक्स ले रहे हैं जस्ट टू लिफ्ट योर स्किन फ्रॉम दिस साइड, कि आप लोअर फेस को लिफ्टिंग के लिए बोटॉक्स ले रहे हैं, तो माइट भी के 6-8 महीने के बाद दोबारा से स्किन लटक जाएगी। बट अगर आप कोई ऐसा कोलेजन ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसमें स्कल्प्ट्रा आ जाता है, जिसमें न्यूरोमॉड्यूलेटर्स आ जाते हैं, जिसमें PDRN ट्रीटमेंट्स आती हैं, तो वो तो नेचुरली आपकी स्किन के नीचे कोलेजन बनाता है। और जब आपकी स्किन के नीचे कोलेजन बनता है तो रिवर्स होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होता बल्कि बेटर पोजीशन पे होता है। अच्छा, आप जैसे मेरी नेक पे आप लाइंस अगर देख रही हैं तो ये इतनी ज्यादा विजिबल नहीं है अभी, लेकिन अगर मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ तो वो इससे बेटर रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे या फिर मतलब बाद में आफ्टर सम टाइम
बजाय इसके और ज्यादा मुझे मतलब लाइंस विजिबल हो जैसे जाएंगी। माशाल्लाह यू आर एट वेरी यंग एज माशाल्लाह, तो उसमें ये होता है कि अगर आप इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका नेचुरल कोलेजन बनने लगता है। ठीक उसमें है। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारी ट्रीटमेंट रेगुलर इंटरवल पे लेनी पड़े। समटाइम ऐसा होता है कि 1 या 2 सेशन लेने के बाद आपके 2-3 साल निकल जाते हैं। अच्छा, अच्छे। 2-3 सेशंस लेते हैं विद इन 2 और 3 3 years स्पैन ऑफ टाइम। बिकॉज एजिंग इज समथिंग जिसको हम डिले कर रहे हैं। वी कांट स्टॉप दैट थिंग बट वी कैन डिले इट। वी कैन डिले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं डॉक्टर साहब कि जो नेचुरली हम देखते हैं कि 50 साल के हैं लेकिन वो एज में 30-35 और नॉट मोर देन 40 के लगते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? जेनेटिक्स सबसे पहले तो जेनेटिक्स बहुत मैटर करता है। कुछ लोगों की जेनेटिकली स्किन इतनी अच्छी होती है क्योंकि दिस इज समथिंग जो आपकी बायोलॉजिकल एज है वो और आपकी स्किन एज कैन बी डिफरेंट, इट्स नॉट। बहुत सारे ऐसे आपने यंग लोग भी देखे बड़ा होंगे। अच्छा लगा आपने बोला। मुझे एक दोस्त ने बताया मेटाबॉलिक एज, यस व्हाट इज इट ऑल अबाउट। मैं बड़ा पढ़ रहा था उसको, मैंने कहा डॉक्टर साहब जिस दिन आएंगी मैं उनसे मेटाबॉलिक एज के बारे में पूछूंगा। मेटाबॉलिज्म तो इज अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब not डॉक्टर साहब only बताएंगे digestive. मेटाबॉलिक एज क्या होती है। Metabolism is about how your internal organs are functioning and how they are performing। क्योंकि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी एफिशिएंसी अच्छी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो यंग लगती रहेगी। मुझे अभी खदशा ये हो रहा है, मैं आप Aesthetics लोगों को में जरूर आज बता cover दूं मैं करूंगी। कि डॉक्टर साइमा ने जो एक नया क्लिनिक माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर खोला है और बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का एनवायरनमेंट है। तो मुझे ये लग रहा है जो इतनी स्वीटली कॉन्वर्सेशन हो रही थी ब्रेक के अंदर और माशाल्लाह से बड़ा अच्छे से ये समझाती हैं डॉक्टर साइमा। एक व्लॉग आने वाला अफशीन का ना एस्थेटिक से आने वाला है क्लिनिक बिल्कुल से। इंशाल्लाह। बस मैं और appointment book मेरा करवा बिल्कुल आप बुक करवा दें। मेरा फेवरेट टॉपिक भी है और हमारे नाजरीन भी इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज जानना चाहते हैं क्योंकि हम सब लोग एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स के बारे में ना बहुत ज़्यादा शुबे में होते हैं कि ये हमें करवाना चाहिए या नहीं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे जहन में जो सवाल आ रहा है वो ये है कि जो वो होता है बोटॉक्स और फिलर्स में क्या फ़र्क है? हम इससे पहले मेटाबॉलिक एज को भी डिस्कस कर हाँ, लेंगे, वो भी फिर हम आप बात कनेक्टिंगली इसको भी जरा सा बताइएगा कि हमने जो अभी ब्रेक से पहले कहा था कि रोनाल्डो की एज आज भी कहा जाता है कि 18 साल के बच्चे की उम्र जो उनका 18 साल के बच्चे का जो टेस्टो लेवल होता है, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है ऑर्गन्स की या फिर जो उसकी बॉडी के अंदर कोलेजन तेजी से बन रहा होता है, आज भी वैसे ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल डॉक्टर साहब? ऐसा ऐसे पॉसिबल है कि जब आप अपनी डाइट पे फोकस करें सबसे पहले। ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, हर पूरी दुनिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का शोर मचा रही है। ऑर्गेनिक इज नियर टू नेचर। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, जितना आप प्योर डाइट की तरफ रहेंगे, जितना आप अपने आप को आर्टिफिशियल प्रोसेस फूड से बचाएंगे, ठीक है। उतना आप नियर टू मेटाबॉलिक एज को अपनी रिवर्स करने के लिए अच्छा रहेगा आपका। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि अब जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि मॉडर्न एज आ रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है, तो उसमें यह है कि जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना आपकी मेटाबॉलिक एज कंट्रोल में रहेगी। Okay. एंड थर्ड थिंग इज योर स्ट्रेस लेवल। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी स्लीप, है। पानी का इंटेक, दीज आर द फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि आपकी मेटाबॉलिक एज और आपकी बायोलॉजिकल एज डिफरेंट दिखे। हम सब के साथ ये बड़ा इशू है कि लाइफ के अंदर इतना बिजी हो गए हैं और स्ट्रगलिंग फेसेस के अंदर भी होते हैं, लेकिन स्ट्रगल के बाद हम खुद को इतना बिजी कर लेते हैं कि वो स्ट्रगल फेस निकल जाता है, लेकिन जिंदगी की मसरूफियात बढ़ जाती हैं कॉज ऑफ जस्ट टू अर्न फॉर द सेक ऑफ ब्रेड एंड बटर। हम बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो मेरा तो स्लीपिंग ऑर्डर ऐसा है कि अगर मुझे सोना है तो मुझे नींद तो आ जाएगी, मतलब बेड पे लेटते ही सो जाऊंगा, एक सेकंड भी मुझे जागकर या पंखा नहीं देखना पड़ता या मोबाइल देखना नहीं पड़ता, लेकिन सोने का टाइम बहुत कम है, 2 to 4 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। तो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? इसका ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। आपने अपने स्लीपिंग टाइम को कम से कम भी 6 घंटे निकालना है। बताइए लोगों को। बिकॉज वी शुड नो कि रात में जागना नहीं है, क्योंकि हमारा सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हो Yes, जाता है। yes, रात very मेरे में ख्याल में रात में एक मेलाटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, कोर्टिसोल। Cortisol, हाँ, yes. कोर्टिसोल सर्केडियन रिदम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज द Very good, हार्मोन very जो good. हमारी दिन के टाइम अलर्टनेस एक्टिविटी को डिसाइड कर रहा होता है। तभी आपने देखा होगा जो लोग रात जाग के गुजारते हैं वो दिन के टाइम बहुत लेथार्जिक होते हैं, क्योंकि अच्छा, उनका जिनकी हो ही नाइट शिफ्ट, उनके लिए फिर क्या होगा कि वो दिन को रात बना ले और रात को दिन, मतलब अगर वो दिन को अपनी नींद पूरी कर रहे हैं तो क्या उनके लिए फिर
इट्स वर्केबल कि नाइट लेकिन शिफ्ट नेचर से आप नहीं लड़ सकते नहीं ना। लड़ सकते, वो उनको समहाउ कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। दिस इज द थिंग, हाँ। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा रखा है कि रात सोने के लिए बनाई है हमारी। आपके पास ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं या ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिससे ठीक है लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है, आप डाइट अच्छी लें, वेजिटेबल्स पे जाएं चीजें, लेकिन कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिससे मेटाबॉलिक एज प्रोसेस जो है वो और तेज आप हो कोई जाए, ऐसे एंटी एजिंग पे चले न्यूट्रिशंस जाएं? भी आप हम कोई ऐसा डाइट प्लान भी देती हैं कि जिसकी वजह से अच्छा मेटाबॉलिक? बिल्कुल, डाइट प्लान हम सजेस्ट करते हैं आपकी ओवरऑल कैलोरी इनटेक के हिसाब से, लेकिन बिलाल ने बड़ी मजे की बात की है कि कौन सी थिंग है जो मेटाबॉलिक एज को रिवर्स करती है। तो that ऐसी is चीजें जो आपके NAD। क्लिनिक में इंट्रोड्यूस हुई आपने हो। नाम सुना होगा NAD की ड्रिप्स आई हुई हैं आज। NAD? हाँ, NAD NAD? हाँ, Okay. स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोटाइड अमाइनो एसिड अच्छा। की Okay, drip yes, हैं। yes, हाँ, yes, yes, yes. तो दीज आर द ड्रिप जो एंटी एजिंग भी हैं, मेंटल फटीग या अलर्टनेस को इम्प्रूव करती हैं और फटीग को कम करती ठीक हैं। एंड आपकी जो वो ब्रेन फॉग हो रही होती है, एक आपको Yes. फीलिंग आती है कि मैंने करना बहुत कुछ है लेकिन मुझे अभी क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा, Blank उसको होते भी हैं खत्म कर बिल्कुल देती है। आपकी जो ड्रेन हो रहे होते हैं Drain हो वो रहे उसको होते हैं। एनर्जेटिक कर बिल्कुल। तो देते ये हैं जबरदस्त। कितनी ये सिटिंग्स NAD आपको लगता है कि कितनी सिटिंग्स के अंदर रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं? दिस इज एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड है ना, ये सेलुलर लेवल पे काम करता है। सेलुलर लेवल पे जाके जो हमारे ज़ॉम्बी सेल्स होते हैं, Yes. ज़ॉम्बी सेल्स आर द डेड सेल्स। Yes. वो डेड सेल्स जो बॉडी में काम कुछ नहीं कर रहे, बस मौजूद लेकिन हैं। मौजूद है और निकल भी नहीं रहे। Yes. तो ये जाके उनको डिटॉक्स करता है और या फिर उनको एक्टिवेट करता है या उनको बॉडी से निकाल देता है। वेरी गुड। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि आपकी एज भी रिवर्स हो रही होती है, जिसको तो आप ये किस तरह मेटाबॉलिक से एज कहते हैं। इंजेक्टेबल होता है, किस तरह? बिल्कुल, आईवी फॉर्म में भी अच्छा, अवेलेबल अच्छा, हैं, अच्छा, drips ओरल हैं, फॉर्म drips में हैं, टैबलेट्स okay. भी अवेलेबल हैं इसकी। अच्छा। टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं, बट आईवी फॉर्म डेफिनेटली ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि 100% मेडिसिन जो है Yes. वो आपके ब्लड स्ट्रीम उसकी में जाती एफिकेसी है। ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, तो बैक टू माय क्वेश्चन, ये बोटॉक्स और फिलर्स में क्या फर्क है? बूटॉक्स और फिलर में बिल्कुल वही फर्क है कि बूटॉक्स जो है वो जस्ट आपके मसल को पैरालाइज करता है एंड फिलर इज फॉर फिलिंग इफेक्ट। जहाँ पे वॉल्यूम लॉस आ रहा है वहाँ पे हम फिल करने के लिए यूज Okay. करते हैं। तो अगर आप जैसे अगर ये मेरे कट का मार्क है तो यहाँ पर अगर मैं अफशीन फिलर ने करवा आज लूं सब पूछ लेना है, तो यहाँ सब पर अगर पूछना मैं है, कुछ फिलर नहीं करवा छोड़ना लूं अफशीन तो ने। वो जो कट का मार्क पैदाइशी बिल्कुल। एक है तो वो चीज सही हो चला जाएगी। जाएगा। Exact, बिल्कुल, बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल डॉक्टर साहब, कवर एक अप हो बात जाएगा, बट फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा डॉक्टर फर्स्ट साहब- साइड है। अच्छा, ये रिपीट कितने टाइम में करते हैं? डिपेंड करता है कि आप कौन सा फिलर कौन सी जगह पे डल रहा है। और साहब एक बात बताएं, एक बड़ी एक कॉमन सेइंग है कि ये क्या नाक कटवा कर आ गए हो। नाक इंसान के लिए बहुत जरूरी होती है और कहते हैं कि यार कोई भी बात करो इसकी Nose नाक drop की बात कर रहे हैं। इसकी नाक बीच में आ जाती है। हाँ। नाक को हम मुहावरतन भी यूज करते हैं, नाक को हम चेहरे के खदोखाल की खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और नाक का होना और खड़ी नाक का होना हाँ, बहुत खड़े जरूरी नाक है। जरूरी है। कुछ लोगों की नाक कहते हैं ना नए नक्श इसके बहुत प्यारे हैं, तो वो खड़ी नाक से ज्यादा नोट किया जाता है। पहले जमाने में दादियां नानियां जब लड़की का रिश्ता देखने जाती थी तो सबसे पहले कहती हैं हाँ भाई इसके नक्श बड़े खड़े खड़े हैं, हैं। तो वो बेसिकली नाक की वजह से होता था। अच्छा, अब हम कुछ लोगों में देखते हैं कि नाक की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है या नाक थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो मोटी है, तो इसके ट्रीटमेंट्स भी बड़े जो है वो आजकल मार्केट के अंदर इन्हें। लेकिन मैंने ये भी देखा कि बहुत से ऐसे नीम हकीम डॉक्टर्स जो नाक को सही करने के बजाय D-shape वाकई करते नाक कटवाने के काबिल उनका ट्रीटमेंट होता सही है। कह रहे तो हैं। इस पे ज़रा सा मैं चाहूँगा इस पे कुछ कॉन्वर्सेशन करें, आप कुछ बिल्कुल, गुफ्तगू नाक करें। के ठीक करने को हम कहते हैं लिक्विड राइनोप्लास्टी। ठीक है। ठीक है, दिस इज समथिंग जो टेम्परी बेसिस पे हमारे पास हो रहा होता है, क्योंकि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट तो आपको ENTs के पास या सर्जन्स के पास ठीक मिलता है। है, जो कि अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है, या प्लास्टिक सर्जन्स के पास कि अगर आपकी नाक बिल्कुल छोटी है और वो लंबी कर रहे ठीक हैं है। या बहुत ज़्यादा लंबी है और उसको थोड़ा सा शेप अप कर रहे हैं, तो परमानेंट सॉल्यूशन तो उनके पास ठीक मिलता है। बट बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हल्की सी टिप ड्रॉप Touch up, हुई हुई है, हाँ, टिप touch up ड्रॉप जरा हुई सा। हुई है, तो उसमें आपने जैसे अभी जिक्र किया था बूटॉक्स बहुत इफेक्टिव है, वो आपकी टिप को लिफ्ट कर देगा नोज की। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं तो उनके नॉस्ट्रिल बहुत फैल रहे होते Yes, हैं, yes, तो yes, बूटॉक्स yes, yes. उनके नॉस्ट्रिल को स्लिम कर देगा, जिससे आपकी Stretch नाक कर बात देगा। करते हुए पतली लगेगी। इसके अलावा नाक अगर थोड़ी सी यहाँ पे डेविएटेड है, जिसमें मुझे नहीं लग रहा कि ऑपरेशन की जरूरत है तो या fillers किसी वजह से वगैरह। हाँ पेशेंट नहीं कराना चाह रहा ऑपरेशन, तो यहाँ पे हम फिलर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या कि- थ्रेड्स डाल सकते हैं। यानी अच्छा थ्रेड्स भी डाल सकते हाँ, हैं। thread भी एक थ्रेड्स introduce के करना बारे में जरा सा बताइएगा, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया
ये इनकी लास्टिंग कितनी होती है? अच्छा, ये जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं इनकी लास्टिंग तकरीबन 2 से ढाई साल होगी। 2 से ढाई साल, क्योंकि ये उस जगह पे जाने के बाद वहाँ पे कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं और थोड़ा सा उस जगह को आप एक शेप दे देते हैं, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो डिसॉल्व कर जाते हैं और उसके बाद हमें रीडू करना पड़ता है। ये फेस लिफ्टिंग के लिए थ्रेड्स होते हैं, लेकिन आपने इसमें अभी क्या बताया कि नोज लिफ्टिंग नहीं, थ्रेड टेक्निक जो होती है वो लिफ्टिंग के लिए की जाती है, लेकिन इसमें आप कह रही हैं कि कोलेजन भी होता है। 2 तरह के थ्रेड्स हैं, एक पीडीओ थ्रेड्स हैं जो कि कोलेजन बना रहे होते हैं ज्यादा, और एक एंकरिंग थ्रेड्स आते हैं जिनको हम लिफ्टिंग थ्रेड्स कहते हैं। उनके आगे जैसे शिप के एंकर नहीं होता, उस तरह का वो एंकर होता है, जब हम स्किन में डाल के उसको स्ट्रेच करते हैं तो साथ ही लिफ्टिंग आती है। तो दे आर लिफ्टिंग थ्रेड्स। अच्छा, एक और चीज है, पीआरपी के बारे में कहा जाता है वो हेयर के लिए भी होती है और स्किन के लिए भी होती है। बिल्कुल, तो वही स्किन और हेयर दोनों को एक साथ वो एक ही इंजेक्टेबल ड्रिप से ट्रीट होता है, क्या होता है ये? बिल्कुल, देखिए पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें हमने आपका ब्लड ड्रॉ किया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारे पास प्लाज्मा निकला है उसमें से हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा निकाला, वो प्लाज्मा जिसके अंदर प्लेटलेट ज्यादा है, और उसको इंजेक्ट कर दिया आपके उस जगह पे जहाँ पे अफेक्टेड एरिया है, बी इट योर स्किन, बी इट योर हेयर्स। दांतों के ट्रीटमेंट में पीआरपी यूज होता है, जॉइंट्स के ट्रीटमेंट में पीआरपी यूज होता है। बहरहाल आपने देखा कि डॉक्टर साइमा के पास हर सवाल का जवाब होता है, बहुत वास्ट फील्ड है, पूरी लाइफ कंसल्टेंसी करवाई है अपनी, और देखें मैंने आप लोगों के लिए और अपने लिए बिल्कुल ये इसलिए नहीं कि डॉक्टर साहब हमारे साथ एक्स्ट्रा स्वीट होती हैं, ये माशाल्लाह से अपने हर पेशेंट के साथ इसी तरह बड़ा सेंसिबली और बड़े दलाइल के साथ, बड़े प्रोमिनेंट अंदाज के साथ, और आई थिंक एस्थेटिक्स जो है वो बहुत वास्ट फील्ड है। सिर्फ पीआरपी की अगर बात की जाए तो अभी इन्होंने कितनी फॉर्म्स ऑफ पीआरपी बताई दी, इसी तरह जितनी भी ट्रीटमेंट्स उनकी बहुत सारी फॉर्म्स और वेरिएशंस हैं। बिल्कुल ऐसे। और एक चीज और कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, एस्थेटिक क्लिनिक्स में जाएं, आप उससे सवाल करने का बिल्कुल राइट रखते हैं। आपने देखा कि अफशीन ने कितने सारे क्वेश्चंस किए बैक टू बैक, लेकिन उन्होंने हर चीज़ का जवाब दिया और बड़ी तरीके से दिया कि इसका रीज़न ये है, ये है, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं, इतना लास्टिंग होती है। आप सवाल ज़रूर करें और सवाल करने के बाद आप मुतमईन हो जाएं, तो फिर आप बिल्कुल वो जो हम मिथ पे बिलीव करते हैं ना कि बोटॉक्स कराने के बाद फिर ऐसे शक्ल फैल जाती है, खराब हो जाती है, ये सारे मिथ्स हैं। ये सोशल मीडिया पे मत जाएं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, राइट कंसल्टेंसी आपको मिलेगी। डॉक्टर्स के पूछें, आपसे डॉक्टर साइमा से कंसल्ट करें। अच्छा बिलाल, इसमें एक और बात भी है, आपने जो बात की है ना, बिल्कुल के डॉक्टर के पास जाएं। मेरा अपना हमेशा ये होता है, जिस दिन आप क्लाइंट आता है या पेशेंट आता है, मैं उस दिन सेम डे ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आप पहले मुझसे कंसल्टेंसी करें, उसके बाद घर जाके रिसर्च करें, रिसर्च दैट थिंग, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट ट्रीटमेंट, क्योंकि मोस्टली हमारे पास जो ट्रीटमेंट है वो आपकी विल या आपकी चॉइस से आ रही होती है, सो दे आर नॉट दोस ट्रीटमेंट जो हमें इन्फोर्स करनी है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिमा, और उम्मीद करते हैं कि आपका क्लिनिक माशाल्लाह से बहुत अच्छा चले, और उसी को आप जो नया आपने पूरा सेटअप रखा है उसके अंदर मैं जरूर आऊँगा, और आप लोगों को ब्लॉग हम जरूर दिखाएंगे अपने ईद के प्रोग्राम्स के अंदर डॉक्टर साहिमा के क्लिनिक का। बहरहाल थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वो इस तरह के टॉपिक्स पसंद आते होंगे। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें भागना है और आगे और भी मसरूफियात हैं मेरे खूबसूरत सी को होस्ट को, और मेरी एक और खूबसूरत सी प्यारी सी गेस्ट को, और मेरी पूरी खूबसूरत सी टीम को, जिनकी वजह से प्रोग्राम जिस तरह से बेहतरीन तरीके से जाता है। और आप सारे खूबसूरत लोगों को भी अपने आप को भी क्रेडिट दें, क्योंकि आप बैठकर देखते हैं तो हम ये प्रोग्राम इंटरेस्ट के साथ करते हैं। वक्त ख़त्म हो चुका है, सबको मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।